नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। अनिंद बैनर्जी हैं, कोटक सिक्योरिटीज से। राहिल शेख है, एमडी हैं मे कमोडिटी से, और साथ ही इस्मा के प्रेसिडेंट हैं मांडव प्रभाकर राव। पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमारे लिए। और बेहद ही खास दिन जब सरकार ने इस तरह का नोटिफिकेशन जारी किया, जो पूरी इंडस्ट्री इसका इंतजार कर रही थी। आप इस नोटिफिकेशन को कैसे देखते हैं? सेक्टर को इसका कितना फायदा होगा, या बाद में शुगर सप्लाई को लेकर अगर चिंता बनी तो आगे चलकर क्या फिर से वापस से कैपिंग भी तो नहीं हो सकती है? क्या कहेंगे सर आप? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लॉन्ग एक्सपेक्टेड जो अनाउंसमेंट जो होना था वो कल हुआ है, कल शाम को हुआ है। और लगभग 40 से 45 लाख टन चीनी इथेनॉल के लिए डाइवर्ट होने का संभावना है। ये जो कल जो अनाउंसमेंट हुआ इसका वजह से अपना देश में क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर डाइवर्शन बंद करने से काफ़ी ज़्यादा क्लोजिंग स्टॉक का बिल्डअप हुआ। नियर अबाउट 90 लाख टन्स का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का एंड ऑफ द सीजन को होगा। इसलिए विदाउट रेगुलेशन अगर डाइवर्शन होता है तो भी 55% जो शुगर इंडस्ट्री का टारगेट है, एक 1000 करोड़ इथेनॉल का टारगेट है देश में, उसका अगर 55% शुगर इंडस्ट्री से जाता है तो भी चीनी का कोई शॉर्टेज नहीं होगा। क्योंकि नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेट इस्मा के द्वारा 333 करोड़ 333 लाख टन का हमारे पास अभी एस्टिमेट आया हुआ है। और बारिश अभी अच्छा हो रहा है, तो इसलिए हम समझते हैं कि ये एस्टिमेट सही निकलेगा। इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। सर, ये आपने 335 लाख टन चीनी उत्पादन की जो बात कह रहे हैं, ये डाइवर्जन के बाद या डाइवर्जन के साथ कुल उत्पादन की बात कर रहे हैं सर? टोटल है। ओके, टोटल टोटल है। मतलब इसमें से अगर डाइवर्शन कम हो जाएगा तो बाकी फिर शुगर बनेगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो ओपनिंग स्टॉक रहेगा आने वाले सीजन के लिए, दैट विल बी नियर अबाउट 90 लाख टन्स। सर, अब मेरा एक सवाल होगा कि आपने 40 से 45 टन चीनी डाइवर्ट होने की बात कही है, क्या क्योंकि अगर कैपिंग नहीं रहेगी तो इससे ज्यादा भी डाइवर्ट हो सकता है क्या? इससे ज्यादा डाइवर्ट होने का जो कैपेसिटी जो है, इंडस्ट्री का जो कैपेसिटी है, तो उसका हिसाब से ये हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा होने का संभावना बहुत कम है। सर, अब अगला सवाल आपने तो एक क्लियर कर दिया, जो क्लोजिंग स्टॉक काफी ज्यादा है चीनी का, पुराने स्टॉक भी कैपिंग की वजह से रह गए थे। क्या लग रहा है अब पोटेंशियल बेनिफिट्स आपको, क्या क्या लग रहा है चीनी मिलों के लिहाज से, बताइए। इसमें 3-4 पॉइंट मेरे पास आपके लिए बोलने के लिए है। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि अभी पिछले साल में शुगर केन का डाइवर्शन बंद होने से काफी ज्यादा डिमांड मेज का ऊपर आधारित इथेनॉल के लिए मार्केट में हो गया था, जिसका वजह से मक्का का भाव काफी बढ़ने से मेज टू इथेनॉल बनने का जो वायबिलिटी था वो वायबिलिटी खत्म हो गया। मेज का भाव बढ़ने से इट इज नो लॉन्गर वायबल टू मेक इथेनॉल आउट ऑफ द मेज। सो ये अच्छा डिसीजन है, जिससे एक बैलेंस आएगा। चीनी के द्वारा लगभग 50-55% इथेनॉल का सप्लाई होगा, और बाकी जो है वो मेज से और राइस से, दोनों से हो सकता है। कल वो भी एक अनाउंसमेंट हुआ, राइस का भी थोड़ा बहुत डाइवर्शन हो रहा है इथेनॉल के लिए। ये बहुत अच्छा पॉलिसी गवर्नमेंट ने लेके आया, जिसका वजह से पूरा साल भर 4 क्वार्टर जो होता है इथेनॉल ईयर का, चारों क्वार्टर में इथेनॉल का सप्लाई जारी रहेगा। ब्लेंडिंग प्रोग्राम अच्छा चलेगा, और गन्ना किसान को पेमेंट भी साथ साथ टाइमली हो जाएगा। तो इसलिए फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, इथेनॉल एंगल से देखा जाए, पेट्रोलियम के एंगल से देखा जाए, या फार्मर का एंगल से देखा जाए, सबके लिए ये अच्छा डिसीजन है कि विन विन सिचुएशन। और साथ ही 23 लाख टन एफसीआई से भी खरीदने की इजाजत दी गई है नए एथनॉल सीजन के लिए। ये भी एक अच्छा कदम हो सकता है। सर, एथनॉल उत्पादन और कंजम्पशन को लेकर क्या चैलेंजेज आपको इंडियन मार्केट में फिलहाल दिख रहे हैं? एक अच्छा मतलब मैक्रो लेवल का अंडरस्टैंडिंग से, जैसा कल जो डिसीजन हुआ गवर्नमेंट की ओर से, ऐसा ही डिसीजन अगर आगे भी होता रहेगा तो अपना ब्लेंडिंग प्रोग्राम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, ये विजन पूरा साकार हो सकता है देश में। और आगे इसके आगे भी
25%, 30% भी अगर ब्लेंडिंग करने का डिसीजन आता है, जो अभी चर्चा हो रही है नीति आयोग में, अगर ये भी अगर आगे आगे में होता है, तो भी इसका सप्लाई होगा, जिसका वजह से जो इम्पोर्ट फॉरेन एक्सचेंज का जो देश को बर्डन लग रहा है, वो कम हो जाएगा और देश का जो किसान को अच्छा मार्केट मिलेगा। तो एंड मोर ओवर इसमें एक और बात आपको जानने की बात है कि जो साइंटिफिक स्टडीज किया गया अपना देश में और बाहर भी, तो इससे ये मालूम होता है कि शुगर केन का एफिशिएंसी जो है, लैंड यूज एफिशिएंसी और वाटर का एफिशिएंसी, पानी का जो एफिशिएंसी है, ये काफ़ी बेहतर है बाकी क्रॉप्स का कंपेयर में, मक्का और राइस का कंपेयर में काफ़ी बेहतर है। 1 एकड़ में जितना इथेनॉल शुगर केन से बन सकता है, उतना कोई क्रॉप से नहीं बनेगा। इसलिए इसका एफिशिएंसी अच्छा है और भाव भी अगर आप देखेंगे, हमारा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, हमने रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को सबमिट किया कि सिर्फ इथेनॉल के लिए भाव 73 रुपीज़ 16 पैसे करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट दिया। दिस इज गोइंग टू बी चीपर देन द इथेनॉल प्राइस फ्रॉम मेज और राइस, क्योंकि अभी राइस का जो एफसीए से अलॉटमेंट हुआ, उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो हमारा शुगर इज गोइंग टू बी मोर एफिशिएंट। एवरेज प्राइस ऑफ शुगर केन इथेनॉल कमिंग फ्रॉम syrup and B heavy molasses will be more competitive and therefore beneficial to the oil companies also. ओके, बिल्कुल सही बात है कि कैश फ्लो भी सुधार होता है उनका। सर, मैं इसी सवाल पे आ रहा था कि एथेनॉल के दाम नहीं बढ़े 2022-23 के बाद से, और शुगर की जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है वो भी काफ़ी सालों से बढ़ी नहीं है, करीब 5-6 साल हो गए हैं। क्या लग रहा है, इन दोनों पर कुछ पॉजिटिव उम्मीद है क्या? आप लोगों ने भी सबमिट किया ही है प्राइस बढ़ाने को लेकर, क्या लग रहा है, क्या हो सकता है सर? काफी पॉजिटिव लग रहा है हम लोग को गवर्नमेंट का पॉलिसी मेकिंग। हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं और कॉन्फिडेंट भी हैं कि एमएसपी का भी करेक्शन हो जाएगा। सरकार ने जो फॉर्मूला अडॉप्ट किया, वो फॉर्मूला को हम लोग कंटिन्यू करने के लिए रिक्वेस्ट किया। खर्चा का जो इन्फ्लेशन हो रहा है, तो इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करके उसी फॉर्मूला से आगे ले जाने के लिए हम लोग विनती दिया गवर्नमेंट को। तो अच्छा रिस्पॉन्स हम लोग को मिल रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि शुगर का एमएसपी भी एफआरपी के साथ साथ रिवाइज होगा इस साल, और आने वाले सालों में भी ये कंटिन्यूअस, मतलब लगातार एफआरपी के साथ साथ चीनी का और इथेनॉल का प्राइसेस भी करेक्ट होता जाएगा, ये हम लोग का उम्मीद है। तो बेहतर है, तमाम में तो पूरे स्टेक होल्डर्स को इसका फायदा मिलेगा। आखिरी सवाल प्रभाकर सर आपसे होगा, कीमतों के आउटलुक को लेकर क्या लग रहा है? शुगर के प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट को लेकर आपका आउटलुक क्या है? शुगर का प्राइसेस इंडिया में पिछले 2 साल से काफी सबड्यूड है। इंटरनेशनल प्राइसेस काफी ज्यादा रहा, फिर भी हमारा इंडिया से एक्सपोर्ट बैन होने की वजह से हम लोग को उसका फायदा नहीं मिला। अगर इंडस्ट्री को फायदा मिलता तो किसान को भी इसका फायदा चला जाता, क्योंकि कर्नाटक और महाराष्ट्र 2 राज्य में रेवेन्यू शेयर फॉर्मूला का बेसिस पे स्टेट इनैक्टमेंट्स भी हो चुका है और वो इम्प्लीमेंटेड है अभी। तो इसलिए चीनी का भाव, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो बाकी एग्रीकल्चर कमोडिटीज का कंपेयर में, धान हो चाहे गेहूं हो या पल्सेस एडिबल ऑयल्स हो, तो इन सबका कंपेयर में चीनी का प्राइसेस जो है बहुत सबड्यूड है। एवरेज ग्रोथ रेट फॉर लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 साल 15 साल का अगर आप एवरेज ग्रोथ रेट देखेंगे तो चीनी का सिर्फ 1.5% के आसपास है। बाकी सब कमोडिटी का 5 से 8% तक एवरेज ग्रोथ रेट है। तो इसलिए चीनी का भाव बढ़ने से किसी को कोई आपत्ति हुआ, ये बात बिल्कुल सच नहीं है, पूरा डाटा ये बताती है। तो इसलिए चीनी का भाव बढ़ने का जरूरी है, जिससे किसान को फायदा होगा और इंडस्ट्री का भी वायबिलिटी बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। सालों से, कई सालों से एक ही भाव के आसपास काफी स्थिर है। जिस तरह की स्थिरता चीनी कीमतों में दिख रही है, बाकी किसी भी एग्री कमोडिटी में नहीं होगी। शुक्रिया प्रभाकर सर, आपने वक्त दिया ET Now स्वदेश को। आगे भी आपसे बात होती रहेगी। चलिए आगे। नमस्कार। नमस्कार सर। चलिए, हमारे साथ राहिल शेख सर हैं, MD हैं में कमोडिटीज के। राहिल भाई, आप बताइए, सरकार का नोटिफिकेशन अब आ चुका है, आप लोगों की डिमांड भी थी कि इसको खुला छोड़ना चाहिए। सरकार ने अभी तो राहत दे दी है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या आगे फिर से कैपिंग तो नहीं आ सकती है? नमस्कार सर। हमारा ये मानना है कि ये तो बहुत वेलकमिंग डिसीजन है, बट अगर आप 2018 से इस पॉलिसी को देखोगे तो ये कभी भी इसमें रुकावट थी नहीं इस पॉलिसी में। पिछले साल जो 2023-24 का क्रॉप था,
बिकॉज ऑफ मॉनसून फेलियर एंड ऑल, उसकी वजह से क्रॉप का नंबर्स काफी हद तक के नीचे करने की बात की वजह से भारत सरकार ने ये शॉर्ट टर्म मेजर लिया था। अब उसको वापस से रिवाइव कर दिया है कि आप जितना भी एथेनॉल बना सकते हो शुगर से, वो उस पे ये नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है। तो हमारे हिसाब से ये साल में हम तकरीबन 50 लाख टन के करीब शक्कर को डाइवर्ट कर सकते हैं, जिसके हिसाब से हम अराउंड 3.5 बिलियन लीटर हमारे शुगर सेक्टर से आ सकता है। ब्रोकन राइस की तरफ से और राइस की तरफ से 2 बिलियन है और कॉर्न की तरफ से 1.5 से 2 बिलियन है। तो ये सीजन में हम 7-7.5 बिलियन लीटर 24-25 में भारत सरकार को एथेनॉल की तरफ दे सकते हैं सर। ओके, तो आपने 50 लाख टन डाइवर्जन की बात की है। अभी इस्मा प्रेसिडेंट कह रहे थे 40 से 45 लाख टन के आसपास का डाइवर्जन की बातचीत कर रहे थे। सर, अब मेरा सवाल होगा, अगर ओपन मार्केट है तो कहीं डाइवर्जन और ज्यादा तो नहीं हो सकता है, और क्या उससे क्या चीनी की सप्लाई पर कुछ असर तो नहीं होगा? तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो आप करंट 24-25 के आंकड़े ले लीजिए। मतलब मेरा हमेशा मानना है कि एनालिसिस कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि 40 करना है कि 50 करना है। अभी आप देख लीजिए तो 76 लाख का ओपनिंग स्टॉक रहेगा हमारे पास में और 34.7 मिलियन टन का हम प्रोडक्शन करेंगे, तकरीबन 347 लाख टन का। तो वो अवेलेबिलिटी हमारे पास में 420 से 23 के करीब हो जाती है। डोमेस्टिक कंजम्पशन को अगर हमने 300 लाख टन पे पकड़ा तो भी 123 लाख टन हमारे पास बचता है। तो 50 लाख डाइवर्ट करने के बाद में भी हमारे पास में 73 लाख टन ओपनिंग स्टॉक रहेगा। तो 50 लाख टन का डाइवर्जन अगर आप पकड़ते हैं, हमारे पास आज कैपेसिटी है 8.5 बिलियन लीटर्स को कन्वर्ट करने की शुगर इंडस्ट्री के पास। बिल्कुल। तो अगर हम इसकी 80% भी पकड़ेंगे तो 50 लाख टन तो हम इजीली कर सकते हैं। और आप अगर इकोनॉमिक्स देखोगे तो एथेनॉल जो है वो आज शक्कर डोमेस्टिक शुगर से ज्यादा देता है। तो मेरे ख्याल से 50 लाख का डाइवर्जन जो है वो मेरे ख्याल से कैप रहेगा हमारा, बिकॉज ऑफ आवर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ओके, बिल्कुल सही बात है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमारे लिए और एक अहम दिन अहम खबर पे अपनी राय रखी। कच्चे तेल की जहां फिर से $80 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव पहुंच चुका है। अनिल बैनर्जी जी, बताइए क्रूड पर आपका आउटलुक क्या है? क्या करना चाहिए आज हमारे ट्रेडर्स को? सर, ऑडियो को अनम्यूट कीजिएगा। सर, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, वापस से कनेक्ट करेंगे। आप बताइए भूपेश जी, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को आज कच्चे तेल में? नमस्कार विस्मोहन जी। अगर कच्चे तेल की बात करें तो 6370 के आसपास कहीं भी आज इंट्राडे में बाजार मिलता है तो उसमें खरीदारी करनी चाहिए। 6330 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाकर 6430 और 6470 के लक्ष्य संभावित रहेंगे, क्योंकि कल बाजार शाम को एक अच्छे खासे रिवर्सल के पैटर्न्स इंट्राडे के मोड में दिखाएं। ये ट्रेड सिर्फ आज के लिए रहेगा। बात करते हैं गोल्ड अच्छी तेजी के बाद और फिर से 72,000 रुपए के नीचे आ चुका है। आनंद, आप बताइए गोल्ड पर आपकी राय क्या बन रही है? आज 250 रुपए नीचे है, खरीदना चाहिए कि इस गिरावट पे, या और गिरने दे फिर खरीदें? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, गोल्ड में फिलहाल एक टायर्डनेस दिख रहा है। हाँ, ट्रेंड अभी भी अपवर्ड है, तो 71,500 के आसपास खरीदा जा सकता है, बट स्टॉप लॉस रहना चाहिए 71,000। ये एक पोजिशनल है, और अपसाइड में आपका 72,300 और 72,600 तक ये जा सकता है। ओके, और चांदी में आनंद जी क्या लग रहा है आपको? यहां पर भी आज नरमी है, 300 रुपए से ज्यादा की गिरावट, और नीचे आने की संभावना, गुंजाइश आपको दिख रही है चांदी में? चांदी में देखिए, $29 जो डॉलर टर्म्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि चांदी में एक अपवर्ड एक ड्रिफ्ट हम लोग को दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ गोल्ड का एक सपोर्ट है और दूसरी तरफ कॉपर का सपोर्ट है। बट $29 मतलब करीब करीब 85,700 के आसपास MCX में जो दिसंबर फ्यूचर्स है, तो उसके नीचे स्टॉप लगा के बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। आप बताइए भूपेश जी, गोल्ड और सिल्वर में आपकी राय क्या है आज? जी सर, सबसे पहले चांदी की बात करूंगा। चांदी का चार्ट इस हफ्ते में नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि चांदी के बाजार में जहां कहीं भी उछाला मिलता है 100 पॉइंट का, 86,900 के आसपास का बाजार मिलता है, वहां बिकवाली करनी चाहिए।
87,200 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं, 86,300, 85,800 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं जस्ट इसके अपोजिट बात करें तो गोल्ड में अभी भी कोई मंदी का स्ट्रक्चर नहीं है, परंतु आज के लिए बाजार के ट्रेंड नेगेटिव रह सकते हैं। 71,942 वाला बाजार कहीं भी 72,050 के आसपास मिलता है, वहां बिकवाली करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 72,250 के ऊपर के रहेंगे, नीचे में 71,750 और 71,630 तक के लक्ष्य संभावित रह सकते हैं आज के लिए। ओके, तो ये भी चांदी को लेकर आपका है, ये कॉल आप दे रहे हैं। लेकिन चलिए अब बात करते हैं मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज सभी मेटल्स थोड़ी बहुत तेजी दिखा रहे हैं। आधे % से ज़्यादा की तेजी एल्युमिनियम में है 229 के करीब, कॉपर 811 के ऊपर, लेड और जिंक में भी थोड़ी बहुत तेजी दिख रही है। अनिल जी, आप बताइए मेटल्स में आपको क्या पसंद आ रहा है? देखिए, मेटल्स में कॉपर में अभी भी एक अपवर्ड ट्रेंड है, क्योंकि जो एलएमई में इन्वेंट्री बिल्डअप है वो एक तरफ नेगेटिव है, बट दूसरी तरफ चाइना में कुछ हद तक इन्वेंट्री का ड्रॉडाउन देखा गया है लास्ट कुछ हफ्तों में, तो जिसके कारण प्लस जो फेडरल रिजर्व का अभी एक अप्रोच है कि इंटरेस्ट रेट को कट करना है, वो भी एक सपोर्टिव है। तो कॉपर में बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है, बट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 798 के नीचे, और आपका एक 820 और फिर 830 का टारगेट बनता है। ओके, 820 830 के टारगेट के लिए पोजिशनल व्यू है, ये ध्यान रखिएगा कॉपर को लेकर। आप बताइए भूपेश जी, आपको क्या लग रहा है, किस तरह की चाल दिख रही है बेस मेटल्स की, और कुछ पसंद आ रहा है दिन के लिए? जी सर, आज इंट्राडे में कॉपर का बाजार जरूर मजबूती दिखाई दे रहा है बाजार में भाव के हिसाब से देखें, परंतु ओवरऑल कॉपर के चार्ट का स्ट्रक्चर नेगेटिव है, इसलिए मैं कॉपर में बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि बाजार अभी ऊपर भी है। 800 एक काउंटर व्यू मेरा रहेगा कि 812 811 के आसपास जहां कहीं भी बाजार मिलता है वहां बिकवाली करनी चाहिए। 815.50 का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 807 और 803 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं इसके जस्ट अपोजिट अगर दूसरे बाजार की बात करें तो जिंक का बाजार मुझे काफी पॉजिटिव दिख रहा है। मोमेंटम भी पॉजिटिव है और ट्रेंड भी पॉजिटिव है। 268.50 के आसपास कहीं भी मिलता है जिंक वायदा तो खरीदारी करनी चाहिए। 267 के स्टॉप लॉस रहेंगे, 271 और 273 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। अनिल बैनर्जी जी, क्रूड के बाद अब नेचुरल गैस की बात आपसे करते हैं। नेचुरल गैस में बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ तेजी यहाँ पे आगे दिख रही है आपको? यहाँ से 180 के ऊपर है भाव। देखिए, नेचुरल गैस में जो सितंबर का फ्यूचर्स है उसमें 170 और 72 के बीच अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को आया है। इसके लिए बाय ऑन डिप्स का सलाह रहेगा यहाँ पर भी, और 168 के आसपास एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लेके तो इवेंचुअली 190 तक ये जा सकता है, क्योंकि यूएस में जो अभी फोरकास्ट है, वेदर फोरकास्ट है, उसके हिसाब से आने वाले दिनों में टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, जिसके कारण एयर कंडीशनिंग सेक्टर से जो डिमांड आता है नेचुरल गैस का वो इंक्रीज हो सकता है, जिसके कारण एक अपवर्ड ट्रेंड देखा जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, एक हफ्ते के लिए। ओके, चलिए अब अपने अगले मेहमान के पास चलते हैं। हमारे साथ पुलकित अग्रवाल हैं S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट से। पुलकित, सबसे पहले डिमांड और सप्लाई का सिनेरियो बताइए कि किस तरह, क्या आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है क्रूड को लेकर? जी विश्वमोहन जी, देखिए डिमांड की बात की जाए तो डिमांड काफी हद तक म्यूटेड है इस साल में। चाइना एक बड़ा रीजन है उसके म्यूट होने का, जहां क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स पिछले क्वार्टर में एक्चुअली पिछली साल से कम थे, जो कि एक काफी बड़ा रीजन है क्रूड ऑयल की ये स्थिरता का। सप्लाई की बात की जाए तो नॉन ओपेक प्लस सप्लाई बढ़ाता जा रहा है लगातार, और ओपेक प्लस भी अक्टूबर 2024 से उनका जो पिछला अग्रीमेंट है, जहां उन्हें हर महीने 180,000 बैरल्स पर डे की सप्लाई जोड़नी है। तो क्रूड ऑयल में डिमांड और सप्लाई की पिक्चर काफी हद तक एक बियरिश पिक्चर प्रेजेंट करती है। सर, लीबिया का जो संकट चल रहा है, वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से सप्लाई की दिक्कत हो रही है। इराक को जो कोटा दिया गया था उत्पादन का, उस कोटा के नीचे वो आ चुके हैं। क्या लग रहा है ओवरऑल किस तरह का सिनेरियो गल्फ कंट्रीज में चेंज हो रहा है? खाड़ी देशों से क्या खबर है और आगे उसका मार्केट पर क्या असर होगा? आप लोगों की एनालिसिस क्या है?
जी देखिए, लिबिया की बात की जाए तो डेफिनेटली लिबिया का जो जो प्रोडक्शन कट हुआ है वो एक एक बुलिश सिग्नल है मार्केट के लिए। हालांकि लिबिया का जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी आधा आ चुका है और उसकी वजह से कोई एक मेजर बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पे क्रूड ऑयल मार्केट्स पे देखने को नहीं मिला है। अगर अगर ये और ज्यादा गिरता है तो डेफिनेटली इसकी वजह से एक बुलिश सिग्नल तो है मार्केट के लिए। जहां तक इराक की बात है तो देखिए उन्होंने एक थोड़ी वॉल्यूम जो है वो मार्केट से ले गए हैं जो कि वो ओवर प्रोडक्शन कर रहे थे अपने कोटा से, उसको वापस लेके आए हैं कुछ हद तक। ये एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन नहीं है क्रूड ऑयल मार्केट्स के लिए। कुल कुल 2 कार्गोस पर मंथ की बात है, इतनी इतनी कोई मेजर बुलिश सिग्नल नहीं है। शुक्रिया पुलकित, आपने वक्त दिया और बताया कि आप लोगों की रिपोर्ट से क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं डिमांड और सप्लाई को लेकर। साथ ही आनंद बैनर्जी जी आपका, भूपेश शर्मा जी आपका, आप लोगों ने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं।